एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई और उसके फंक्शंस के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री की। और सेंट्रल बैंक जो है ये रिलेटिवली एक रिसेंट इनोवेशन है। और जो भी मोस्ट सेंट्रल बैंक आज हम देखते हैं तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था अराउंड 20th सेंचुरी के आसपास, जो है अर्ली 20th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया हिल्टन यंग कमीशन, एक कमीशन थी हिल्टन यंग कमीशन, उनके कहने पे, उनके रिकमेंडेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आता है एंड देन ये प्रोवाइड करता है स्टैट्यूटरी बेसिस। ठीक है, तो उसके कहने पे क्या होता है? हिल्टन यंग कमीशन के कहने पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आता है और ये इसको लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है, स्टैट्यूटरी बेसिस प्रोवाइड करता है। देन फिर बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका जो भी फंक्शंस है ये सारी चीज़ ऑपरेशन में ये कब आता है? अप्रैल 1 1935 से ये फंक्शन में आता है। ठीक है, तो बैंक अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है, गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस थे उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि करेंसी को कंट्रोल करता है। जो ये सारी चीज़ें पहले कौन कर रहा था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। अब कौन करने लगा? आरबीआई करने लगा। ठीक है, और क्या मैनेज करने लगा? मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट और पब्लिक डेट, इन सारे चीज़ों को ये क्या करने लगा? मैनेज करने लगा। ठीक है, कौन? आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में हमने क्या देखा? जस्ट हमने एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि हिल्टन यंग कमीशन के कहने पे आया एंड देन ये कौन से एक्ट के द्वारा आता है? तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा ये आता है। ठीक है, द रिजर्व बैंक विच वॉज ओरिजिनली सेटअप एज ए शेयर होल्डर्स और प्राइवेट बैंक। तो आरबीआई जो है, अगर ये क्वेश्चन आता है क्या आरबीआई नेशनलाइज था? आरबीआई उस टाइम क्या था? नहीं था, आरबीआई प्राइवेट बैंक था और इसको नेशनलाइज किया जाता है 1949 में। ठीक है, याद रखना है कि जब आरबीआई बनता है उस टाइम ये प्राइवेट बैंक रहता है एंड देन लेटर ऑन उसको बाद में नेशनलाइज किया जाता है। तो अब एक इंटरेस्टिंग फीचर जो है आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। द रिजर्व बैंक वॉज सीन प्लेइंग अ स्पेशल रोल। जब से ये बना है तब से ही ये स्पेशल रोल कर रहा है। किसमें? इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट में इसका अच्छा योगदान रहा है शुरू से, स्पेशली एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान रहा है। ठीक है, जब व्हेन इंडिया कमेंट्स इट्स प्लान इंडेवर्स द डेवलपमेंट रोल ऑफ रिजर्व बैंक केम इनटू फोकस। और जब हमारा क्या चल रहा था? प्लान्स चल रहे थे सारे प्लान्स, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या आया? फोकस में आया। ठीक है, स्पेशली इन 60s व्हेन रिजर्व बैंक इन मैनी वेज पायोनियर द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस द यूजिंग फाइनेंस टू कैटलाइज डेवलपमेंट। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आरबीआई का क्या रोल है? जब से ये बना है तब से ही इसका रोल हमें डेवलपमेंट में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में भी इसका योगदान रहता है। और ये क्या हेल्प करता है? हेल्प सेटअप इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें इसका शुरू से देखने के लिए मिलता है कि ये इंस्ट्रूमेंटल किस चीज़ में है, इनका योगदान इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में भी कर रहा है। ठीक है, और हेल्प किया सेटअप करने में इतने सारे जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये सारी ट्रस्ट ऑफ इंडिया या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड को, इन सारी चीज़ों को सेटअप करने में ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री के क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो बेसिकली डेवलपमेंट में आरबीआई का बहुत ही अच्छा खासा रोल है और डेवलपमेंट ये कर रही है। तब जैसे क्या होता है कि लिबरलाइजेशन होता है, बैंक का फोकस अब शिफ्ट हो जाता है। अब बैंक का फोकस शिफ्ट होने के बाद कोर सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन पे आ जाता है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक का सुपरविजन, देन रेगुलेशंस और जो भी पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, उनको देखना और डेवलप करना फाइनेंशियल मार्केट को। तो बेसिकली जो होता है कि पहले ज़्यादातर कहाँ माइंड जाता है? आरबीआई सबसे पहले क्या करती है? डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। लेकिन लेटर ऑन क्या करता है कि अब बैंक का फोकस थोड़ा सा शिफ्ट होता है, कोर बैंकिंग जो भी फंक्शंस है उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है? आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट इशू ऑफ बैंक नोट्स। ठीक है, जो भी इशू आता है बैंक नोट्स में, और कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद ए व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी
इन इंडिया। तो आरबीआई को क्या करना है, बैंक नोट जो इशू हो रहा है तो बैंक नोट को रेगुलेट करना है कि सही से इशू हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या जो भी चीज़ें हैं बैंक नोट से रिलेटेड उसको ध्यान रखना है और रिजर्व को मेंटेन रखना है। जैसे कि हमें पता है कि बैंकों को रिजर्व रखना होता है, ठीक है। अगर वो रिजर्व नहीं रहेंगे तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहेगी क्या, नहीं रहेगी, इसीलिए बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को वो ध्यान देती है। देन जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ कंट्री, ठीक है, करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को देखेगी। टू हैव ए मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जो हमारी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है तो इसमें क्या मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, अभी के हिसाब से क्या मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और ये माइंड में रखना कि भाई प्राइस स्टेबिलिटी तो मेंटेन होनी चाहिए लेकिन ग्रोथ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इन्फ्लेशन को माइंड में रख रहे हैं और ग्रोथ को रख ही नहीं रहे हैं, तो ग्रोथ को भी माइंड में रखना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आरबीआई के काफ़ी सारे रोल है, डेवलपमेंट में रोल है, फिर कोर सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस भी हैं। देन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ये जो है बहुत बड़ा रोल है कि हमें क्या करना है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। बैंक रिजर्व रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये सारे फंक्शंस इसके हैं, ठीक है। अब देखते हैं और कि द आरबीआई अफेयर्स आर गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो आरबीआई के अफेयर हैं इनको गवर्न कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो गवर्न करते हैं। तो ये अगर आ जाए कि आरबीआई के अफेयर्स को कौन गवर्न करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 21 इन नंबर, मैक्सिमम 21 होना चाहिए इंक्लूडिंग गवर्नर एंड 4 डिप्यूटी गवर्नर। तो हम देख सकते हैं कितना मैक्सिमम 21 लिखा है, ठीक है। और इसमें कौन होना चाहिए, गवर्नर भी होंगे एंड और कौन होंगे, गवर्नर एंड 4 डिप्यूटी गवर्नर इसमें हो सकते हैं, ठीक है। हु आर ऑल्सो ऑन द सेंट्रल बोर्ड, और ये भी कौन, ये सेंट्रल बोर्ड में रहेंगे। हमने देखा कि मैक्सिमम 21 मेंबर होना चाहिए जिसमें कि एक गवर्नर भी रहेंगे और 4 डिप्यूटी गवर्नर भी रहेंगे, और उसको अपॉइंट कौन करेगा, और इन सारे लोगों को अपॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी इन कीपिंग विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अकॉर्डिंग क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये सारी बातों को माइंड में रख के करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए करेगी। तो समझ में आई बात क्या है, आरबीआई को गवर्न करेगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैक्सिमम 21 होंगे, उसमें गवर्नर होंगे, 4 डिप्यूटी गवर्नर होंगे, ठीक है। और इसको कौन करेगी, अपॉइंटमेंट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। देन आरबीआई एक्ट को माइंड में रखने के बाद देन आरबीआई इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आरबीआई को हम लोग मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। ये क्या है, सेंट्रल बैंक है। अब कुछ और वेरियस फंक्शंस हैं जिसके ऊपर की रिपीटेडली क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ध्यान रखना है। मॉनेटरी मैनेजमेंट अथॉरिटी, आरबीआई क्या है, मॉनेटरी मैनेजमेंट अथॉरिटी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि फॉर्मुलेट करना है और एग्जीक्यूट करना है मॉनेटरी पॉलिसी को, जिसको कि हमने पिछले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख सकते हैं। टू रेगुलेट द इशू ऑफ आरबीआई नोट्स, ठीक है, एंड कीपिंग रिजर्व विद ए व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, जो कि हमने देख लिया कि इनको रिजर्व भी रखना होता है, ठीक है। और जनरली क्या पर्पस होता है, ऑपरेट करते हैं ये करेंसी और क्रेडिट सिस्टम इन ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। तो इनको देखना होता है कि क्रेडिट सिस्टम कैसा होना चाहिए, अभी हमारे इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है, हमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बेसिकली क्या है, मॉनेटरी मैनेजमेंट अथॉरिटी है। देन और ये क्या करेगी, रेगुलेट करेगी सुपरविजन ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर ये आता है कि क्या आरबीआई सुपरवाइज करती है एनबीएफसीज को, यस, आरबीआई सुपरवाइज करती है एनबीएफसीज को, बैंकों को करती है, एनबीएफसीज को भी करती है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंक्शन का, कि प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर थ्रू एन इफेक्टिव प्रूडेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ऑर्डरली डेवलपमेंट। बेसिकली वही बात है कि अगर डिपॉजिटर का इंटरेस्ट को मेंटेन रखना है, अगर आप डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को मेंटेन नहीं रखेंगे तो क्या होगा,
फिर तो बैंकों का फॉल हो जाएगा, फिर तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा। आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं और आपको टाइम पे डिपॉजिट नहीं मिल पाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एंड कंडक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक, तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, बैंकिंग ऑपरेशन को, लिक्विडिटी को, सॉल्वेंसी को, और मेंटेन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बेसिकली तो बार बार यही बात निकल के क्या आ रही है कि क्या होना चाहिए, कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है, पॉलिसी मेजर्स को देखना है। और आरबीआई को सारे पावर कहाँ से मिल रही है, ये सारी चीज़ें तो ये करेंगी, इनको मिल रही है आरबीआई एक्ट 1934 से, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है, उस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। आरबीआई's रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन एक्सटेंड नॉट ओनली टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम बट ऑल्सो टू एनबीएफसीज। तो ये हमें जानना है कि आरबीआई सुपरवाइज सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो बैंकों को कर रही है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, और एनबीएफसीज को नहीं कर रही है, नहीं, एनबीएफसीज को भी कर रही है। तो फॉलोइंग आर द वेरियस फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो और भी कुछ फंक्शंस हैं जो कमर्शियल बैंक्स के रिगार्डिंग, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज एंड प्राइमरी डीलर्स। तो हम देखते हैं कि इन सब में आरबीआई का क्या रोल है, आरबीआई क्या करती है। सो कमर्शियल बैंक में आरबीआई क्या करती है, एक अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आरबीआई टू कमेंस बैंकिंग ऑपरेशन। तो अगर आपको कोई बैंक खोलना है, बैंकिंग ऑपरेशन करना है, सबसे पहले तो आपके पास आरबीआई से लिया हुआ लाइसेंस होने चाहिए, ठीक है। अगर नया ब्रांच खोलना है या क्लोज करना है, ठीक है, से खोलना एंड देन क्लोज करना, अगर आपको बंद भी करना है, और चेंज इन द लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांचेस, और अगर आपके ब्रांचेस का लोकेशन तक बदलना है, तो इन सब के लिए आपको आरबीआई से परमिशन लेना होगा। आरबीआई रेगुलेट करती है मर्जर, एमलगमेशन, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक। अगर कोई बैंक मर्ज कर रही है, एमलगमेट कर रही है या वाइंड अप कर रही है, तो भी क्या करना पड़ेगा, ये सबको कौन रेगुलेट करेगी, आरबीआई रेगुलेट करेगी। शिफ्ट हो रहा है, मर्ज हो रहा है, क्लोजर हो रहा है अर्बन ब्रांचेस का, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या है, एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर शिफ्ट हो रहा है, मर्जर हो रहा है, क्लोजर हो रहा है अर्बन ब्रांचेस, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सिर्फ अर्बन ब्रांचेस की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा शिफ्ट, मर्जर और क्लोजर अर्बन ब्रांचेस का हो रहा है तो अब जो है अप्रूवल ज़रूरत नहीं है। लेकिन सारी चीज़ों को कौन देखेगी, आरबीआई ही देखेगी। बैंकिंग ऑपरेशन अगर खोलना है, बंद करना है, मर्ज करना है, सब कुछ। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अर्बन ब्रांचेस करके कुछ आता है कि इसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। आरबीआई इशू करती है बहुत सारे वेरियस गाइडलाइंस फॉर डायरेक्टर्स ऑफ बैंक। जो भी बैंक के डायरेक्टर्स हैं उनके लिए आरबीआई गाइडलाइन इशू करती है, एंड ऑल्सो हैज़ पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। और आरबीआई के पास पावर है कि वो एडिशनल डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकती है ऑन द बोर्ड ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी की जो बोर्ड है उसमें चाहे तो वो एडिशनल डायरेक्टर को भी क्या कर सकती है, वो अपॉइंट कर सकती है। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट PSBs नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक जो है एक्सेप्ट PSB, तो इनको क्या करना, कमर्शियल बैंक को जो है प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा आरबीआई का फॉर अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन ऑफ चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड CEO, ठीक है। आरबीआई कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर इन कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट PSBs, ठीक है। मतलब क्या है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक को छोड़ने के बाद जो है आरबीआई क्या कर सकती है, जो भी होल टाइम डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, CEO है, इसको अपॉइंट कर सकती है, रीअपॉइंट कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, जो भी कमर्शियल बैंक है एक्सेप्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, इनको प्रायर अप्रूवल चाहिए ही है, चाहिए आरबीआई का, अगर वो अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें कर सकती है। तो आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कमर्शियल बैंक। तो जो भी कमर्शियल बैंक है आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करने के बाद सुपरसीड करेगी, देखेगी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक्सेप्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर आ रही है पब्लिक सेक्टर बैंक, इनको छोड़ने के बाद आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक पे सब कुछ करने वाली है, सुपरसीड, और बिना परमिशन के नहीं होने वाला है। देन अगर तो पब्लिक सेक्टर बैंक पे फिर क्या बात है, हम देख लेते हैं फिर पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ क्या हो रहा है।
क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंदर है। तो इनके पास क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक में डुअल रेगुलेशन चलता है, ठीक है, गवर्नमेंट का डुअल रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक की सारी चीज़ों को कौन देख रही है, आरबीआई देख रही है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंकों पे क्या चल रहा है, डुअल रेगुलेशन चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और आरबीआई का, ठीक है। तो आरबीआई इज पावर टू आर कर्टेल रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर बैंक। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे जितनी कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग आरबीआई के पास पावर है, उतनी पावर पब्लिक सेक्टर बैंक के रिगार्डिंग नहीं है, जहाँ पे आरबीआई रिमूव नहीं कर सकती है डायरेक्टर्स को और जो भी मैनेजमेंट है, और कैन नॉट सुपरसीड बैंक बोर्ड्स एंड डज नॉट हैव पावर टू फोर्स अ मर्जर और ट्रिगर लिक्विडेशन। तो कमर्शियल बैंक पे आरबीआई जितना अपना पावर दिखा सकती है, उतना पब्लिक सेक्टर बैंक पे अपना पावर नहीं दिखा सकती है, और यहाँ पे ये सुपरसीड नहीं कर सकती है, और इनके पास पावर ये नहीं है कि ये मर्ज करेगी या ट्रिगर करेगी लिक्विडेशन को। और जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एक्टिविटी है, इनको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता है आरबीआई से। हैंस आरबीआई कैन नॉट रिवोक लाइसेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। सो अगर आरबीआई से इसको लाइसेंस नहीं चाहिए तो क्या आरबीआई रिवोक कर सकती है, क्या हटा सकती है, क्या लाइसेंस रिमूव कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो ये हमने देख लिया कि आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ क्या रोल है, देन आरबीआई का पब्लिक सेक्टर बैंक के पास क्या रोल है। मतलब इतना ज़्यादा पावर पब्लिक सेक्टर बैंक के रिगार्डिंग आरबीआई को नहीं है जितना कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग को है, ठीक है। यहाँ पे ये डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर पा रही है, और मैनेजमेंट को ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टर या कुछ बड़ी चीज़ों पे बदलाव कर दे, नहीं कर सकती है। पर कमर्शियल बैंक के केस में ये कर सकती है, सारे डायरेक्टर्स को, चेयरमैन्स को, इन सब का टर्मिनेशन, रीअपॉइंटमेंट ये कर सकती है। देन आरबीआई रेगुलेट करती है, रेगुलेट्स द बैंक टू मेंटेन सर्टेन रिजर्व। तो आरबीआई क्या करती है, बैंकों को देखती है कि भाई साहब आपको सीआरआर रखना है, आपको एसएलआर रखना है, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट ऑन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग हैव बीन डीरेगुलेटेड एंड आर लार्जली डिटरमाइंड बाय बैंक्स, बट आरबीआई रेगुलेट्स इंटरेस्ट रेट ऑन एनआरआई डिपॉजिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट लोन्स एंड फ्यू अदर कैटेगरीज। तो अगर हम देखें तो अभी इंटरेस्ट रेट जो है मोस्ट कैटेगरी ऑफ डिपॉजिट पे, मतलब बैंकों के डिपॉजिट की बात हो रही है, तो बैंकों के डिपॉजिट पे ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट क्या लगाएगी, तो ये जो है ये अब आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है कि बैंकों के डिपॉजिट पे क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा, और इसको लार्जली बैंक ही डिटरमाइन करते हैं। लेकिन आरबीआई अभी भी एक चीज़ के डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट देख रही है, वो है एनआरआई का डिपॉजिट। अगर एनआरआई डिपॉजिट करते हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। और आरबीआई क्या देखती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट्स लोन को देखती है, और कुछ कैटेगरीज है जिसको आरबीआई देखती है। तो यहाँ पे बात किस चीज़ की जा रही है, रेपो रेट, इन सारी चीज़ों की बात नहीं की जा रही है, ये डिपॉजिट की बात की जा रही है। जो बैंकों में डिपॉजिट किया जाता है उसके इंटरेस्ट रेट की बात की जा रही है, कि बैंकों में अगर जो भी मामूली डिपॉजिट है, जो भी चीज़ें हो रही है, तो उस पर बैंक ही डिटरमाइन कर रही है। लेकिन आरबीआई किस पे, एनआरआई डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट कर रही है। आरबीआई प्रिस्क्राइब प्रूडेंशियल नॉर्म्स टू फॉलोड बाय बैंक इन सेवरल एरियाज ऑफ देयर ऑपरेशन, ठीक है। तो आरबीआई बहुत सारे जो है नॉर्म्स को क्या कर रही है, यहाँ पे आरबीआई प्रिस्क्राइब कर रही है कि बैंकों को कैसे फंक्शन करना है। सम ऑफ द प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है, एसेट क्लासिफिकेशन। तो कुछ क्या प्रूडेंशियल नॉर्म्स अगर हम देखें, जैसे कि एसेट का क्लासिफिकेशन, इनकम का रिकॉग्निशन, और प्रोविजनिंग, और कैपिटल एडिक्वेसी। तो ये सब चीज़ आरबीआई प्रिस्क्राइब करती है बैंकों को कि आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। एसेट को क्लासीफाई कैसे करना है, आरबीआई बताएगी। इनकम कैसे रिकॉग्निशन करना है, आरबीआई बताएगी। प्रोविजनिंग आरबीआई बताएगी। कैपिटल एडिक्वेसी आरबीआई बताएगी, ठीक है। तो इतने कह रहे हैं कि इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इन नॉर्म्स के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बारे में जानना है कि आरबीआई क्या करेगी, प्रिस्क्राइब करेगी बैंकों को। टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए थ्रू द बैंकिंग सिस्टम, बैंक को ज़रूरत है कि वो कैरी आउट करे केवाईसी पहले नहीं होता था, लेकिन अब क्या है, बहुत सालों से ये इम्प्लीमेंट हो गया है कि केवाईसी आपको करना है। ऑल देयर कस्टमर्स टू इस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी एंड रिपोर्ट सस्पिशियन ट्रांजेक्शन टू अथॉरिटीज़। तो अगर केवाईसी रहेगा तो पता रहेगा, तो केवाईसी का क्या मतलब है, नो योर कस्टमर्स। तो ये बैंकिंग में सिस्टम में आ गया है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, ठीक है। तो आरबीआई हैज़ सेटअप 100% सब्सिडरी। तो आरबीआई ने क्या किया है, 100% सब्सिडरी सेटअप किया है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर इन केस ऑफ बैंक फेलियर्स और बैंक्रप्सी।
तो क्या होता है कि अगर बैंक फेलियर हो जाती है या बैंकरप्सी हो जाता है तो आरबीआई ने सेटअप किया है 100% सब्सिडरी। क्यों? ताकि द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ये क्या प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कवर टू ऑल एलिजिबल बैंक डिपॉजिटर्स अप टू 5 लाख। ठीक है, 5 लाख प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंबाइंड पर डिपॉजिटर पर बैंक। तो क्या होता है कि अब सपोज इसको सिंपल वे में समझते हैं कि किसी बैंक में क्या होता है, बैंकरप्सी आ जाती है, वो बैंक अब लुटने के कगार पे है। ठीक है, लेकिन अब आपने पैसा तो बैंक में जमा किया है, आपने अपने पैसा रखा हुआ है, तो आरबीआई डिपॉजिटर को इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, ताकि उनको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, वो क्या कर रही है कि 5 लाख जो है डिपॉजिटर को अप टू 5 लाख तक उनको मिलेगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंबाइंड पर डिपॉजिटर पर बैंक, पर डिपॉजिटर पर बैंक। ठीक है, हर डिपॉजिटर को मिलेगा हर बैंक में। ठीक है, DICGC जो है ये क्या करेगा, चार्ज करता है प्रीमियम फ्रॉम बैंक। तो ये बैंकों से प्रीमियम लेगा टू प्रोवाइड इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस कहाँ से देगी, तो बैंकों से प्रीमियम चार्ज करेगी। इफ़ वन पर्सन हैज़ डिफरेंट अकाउंट इन ए बैंक लाइक सेविंग, फिक्स्ड, रिकरिंग एंड करंट, डज नॉट मैटर, हिज टोटल इंश्योरेंस कवर इज मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़। अब क्या हो रहा है कि अगर कोई एक पर्सन है और उसके पास बहुत सारा बैंक अकाउंट है, हैज़ डिफरेंट अकाउंट्स इन ए बैंक, एक बैंक में बहुत सारा डिफरेंट अकाउंट है, जैसे कि अगर सेविंग भी खोल रखा है, फिक्स्ड खोल रखा है, रिकरिंग है, करंट है, पर उसको मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ का ही कवर मिल सकता है। बट इफ़ वन पर्सन हैज़ अकाउंट इन डिफरेंट बैंक्स, ठीक है, लेकिन अगर किसी एक आदमी का क्या है, किसी भी एक पर्सन का बहुत सारा अकाउंट डिफरेंट बैंकों में अकाउंट है, सपोज लेट्स से कि किसी का SBI में है, किसी का ICI में है, तो इस तरीके से अगर HDFC में है, तो आपको क्या होगा, इन सारे बैंकों में आपको 5 लाख रुपीज़ का कवर मिलेगा। लेकिन सपोज अगर आपका SBI में ही सेविंग अकाउंट भी है, फिक्स अकाउंट भी है, रिकरिंग अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, उसके बावजूद भी आपको कितना मिलेगा, 5 लाख का ही कवर मिलेगा। ठीक है, देन तो इसमें हमने देख लिया कि अगर डिफरेंट बैंक में उसका डिफरेंट अकाउंट है तो सेपरेटली कवर करेगा 5 लाख रुपीज़ इन ईच बैंक। ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स and urban scheduled commercial bank and state and DCCBs are covered except deposit of foreign governments, deposits of central and state governments and interbank deposits। तो कह रहा है कि जितनी भी कमर्शियल बैंक है, ठीक है, और इनकी इंक्लूडिंग ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स, सिर्फ कमर्शियल बैंक ही नहीं, जो भी ब्रांचेज है फॉरेन बैंक्स की, या जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, जो भी है सारे कवर्ड हैं। ठीक है, सिर्फ कवर क्या नहीं है, डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, अगर फॉरेन गवर्नमेंट ने आके डिपॉजिट कर रखा है वो कवर नहीं है, और सेंट्रल बैंक का डिपॉजिट कवर नहीं है, स्टेट बैंक का, या बैंकों ने अगर खुद ही डिपॉजिट कर रखा है इंटर बैंक डिपॉजिट, वो कवर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि आरबीआई ने ये क्यों सेटअप कर रखा है DICGC को, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को आरबीआई ने सेटअप क्यों करके रखा है, ताकि अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम होती है, बैंकरप्सी होती है, तो जो लोग हैं जिन्होंने पब्लिक ने डिपॉजिट कर रखा है अपना पैसा, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, और उस मतलब मुसीबत के भी टाइम में उनको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ तक वो ले सकते हैं। और इसमें हमने एक्सेप्शन देखा कि फॉरेन जो बैंक्स हैं वो कवर्ड नहीं है, उसके बाद जो है डिपॉजिट फॉरेन गवर्नमेंट कवर्ड नहीं है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, एंड देन स्टेट इंटर बैंक डिपॉजिट कवर्ड नहीं है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ देख लेते हैं। इवन इफ ए बैंक हैज़ नॉट गॉन बैंकरप्ट, अगर ऐसा हुआ कि बैंक जो है बैंकरप्ट हुआ भी नहीं है लेकिन अच्छा नहीं कर रही है, नॉट डूइंग वेल, तो आरबीआई इम्पोज करेगी मोराटोरियम और रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। तो आरबीआई चाहेगी जो भी विड्रॉल है डिपॉजिट पे, इस पे रुकावट दे सकती है कि आप एक दिन में कितना विड्रॉल कर सकते हैं। क्यों? टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ बैंक, क्योंकि बैंक का हालत तो ख़राब है, तो आप सारा अगर डिपॉजिट एक ही टाइम पे कर लेंगे तो बैंक को प्रॉब्लम होगी। तो आरबीआई चाहे तो ऐसा कर सकती है, वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। देन इन दैट केस तो DICGC will have to pay depositor 5 लाख मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन इन दैट केस भी क्या है कि 5 लाख तो मैक्सिमम वो आपको बैंक जो है प्रोवाइड करेगी ही करेगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ इन योर अकाउंट, आपके अकाउंट में क्या है उसके ऊपर डिपेंड करके अप टू 5 लाख तक जो है आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी हैं, 10 लाख से ऊपर है, फिर भी आप मैक्सिमम 5 लाख जो है उसमें से ले सकते हैं। ठीक है,
विद इन 90 डेज, कितने दिनों के अंदर, 90 डेज के अंदर प्रोवाइड करने की बात करती है। दिस वॉज ए मेजर इशू फॉर डिपॉजिटर एज इन लास्ट फ्यू ईयर्स सेवरल बैंक्स हैज केसेस रिलेटेड टू फ्रॉड एंड वर नॉट डूइंग वेल। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अब कुछ लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा है और आपको कितना तक मिल रहा है, 5 लाख तक मिल रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना कि जिसके पास तो पैसे कम है तो चलो उन्हें जितने पैसे थे उतना उन्हें मिल रहा है, लेकिन जिनके पैसे ज़्यादा हैं तो उन्हें तो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एंड आरबीआई फिर क्या इम्पोज कर दे रही है, मोराटोरियम और रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रही है पब्लिक डिपॉजिट विड्रॉल पे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कब लाई गई थी, इट वॉज डन बाय अमेंडिंग DICG एक्ट इन 2021। ये इसको अमेंड करके कब लेकर के आया गया था, 2021 में लाया गया था। तो ये हम देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है, 5 लाख तक तो दिया जा रहा है, लेकिन 5 लाख हो सकता है कि जिसके पास पैसे नहीं है तो उसके पास ठीक है, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा पैसा लगा रखा है तो 5 लाख रुपीज़ तो नॉट इनफ ना उनके लिए। ठीक है, उनका ज़्यादा पैसा है बैंकों में। ठीक है, अब देखते हैं, RBI हैज़ परमिटेड बैंक टू अंडरटेक पैरा बैंकिंग नॉन ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटीज़। तो RBI के पास पावर है कि वो बैंकों को परमिट कर सकती है, परमिशन दे सकती है कि आप क्या कर सकते हैं, पैरा बैंकिंग नॉन ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड बिजनेस कर सकते हैं, इंश्योरेंस बिजनेस कर सकते हैं, वेंचर कैपिटल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वेंचर कैपिटल क्या है एट्सेट्रा एंड ऑल। ठीक है, तो RBI के पास क्या है, पावर है कि वो पैरा बैंकिंग के लिए भी चाहे तो परमिशन दे सकती है। अब कोऑपरेटिव बैंक के साथ क्या करेगी, हम ये देख लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो है ये डुअल रेगुलेशन में है RBI के। तो हमने सबसे पहले देखा कि कमर्शियल बैंक ये RBI के अंडर आता है, देन पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे गवर्नमेंट एंड RBI करती है। अब देख रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक, ये कोऑपरेटिव बैंक भी डुअल रेगुलेशन में आता है, डुअल रेगुलेशन ऑफ RBI एंड गवर्नमेंट। तो कोऑपरेटिव बैंक भी RBI के अंदर भी आ रही है और गवर्नमेंट के अंदर भी आ रही है। बैंकिंग रिलेटेड फंक्शन को कौन रेगुलेट कर रहा है, RBI रेगुलेट कर रही है, और मैनेजमेंट रिलेटेड फंक्शन को रेगुलेट कर रही है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एज द केस में बी। जैसी ज़रूरत है वैसे रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, ज़रूरत पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFCs, प्राइमरी डीलर और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के साथ RBI का क्या रोल है। जो ऑल 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो 4 जो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, NABARD हो गया, NHB, एक्सिम बैंक एंड SIDBI, जो ये 4 इम्पॉर्टेंट हमारे क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये अंडर फुल फ्लेज रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ RBI। ये RBI के फुल फ्लेज रेगुलेशन में है और सुपरविजन में है। NBFCs, प्राइमरी डीलर्स और CICs आर ऑल्सो अंडर द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ RBI। तो ये क्या है, NBFCs भी हो गए, प्राइमरी डीलर्स और क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनीज जो हो गई, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो हो गई, ये किसके रेगुलेशन में आ रही है, RBI के रेगुलेशन में। RBI रेगुलेट करती है बैंक्स एंड NBFCs बोथ, बट till July 2019 RBI had power to supersede the board of banks only in case of any mismanagement and default and not NBFCs। तो जो है RBI रेगुलेट तो बैंक और NBFC को करती है, ठीक है, ठीक है बोथ, बट टिल जुलाई 2019 तक क्या था, RBI के पास पावर था कि ये सुपरसीड कर सकती थी बोर्ड ऑफ बैंक ओनली। ठीक है, अगर कोई भी तरह का मिसमैनेज होता है, लेकिन NBFCs के केस में नहीं था। लेकिन जुलाई 2019 से क्या किया गया, RBI एक्ट 1934 को अमेंड किया गया और RBI को अलाउ किया गया कि वो सुपरसीड करेगी बोर्ड ऑफ NBFCs को भी एंड अपॉइंट और एडमिनिस्टर कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, क्या बात हुई कि RBI जो है अब क्या कर सकती है, पहले तो NBFC के रिगार्डिंग ये पावर नहीं था कि वो बोर्ड क्या करेगी, सुपरसीड करेगी, लेकिन अब इनके पास पावर है कि RBI क्या कर सकती है, सुपरसीड कर सकती है बोर्ड ऑफ NBFCs को भी। ठीक है, देन रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट और मनी मार्केट। अब इनके रेगुलेशन में क्या रोल है, इनको हम देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम क्या हो रहा था कि फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन एक्सचेंज जो है इंडिया में क्या ट्रीट किया जा रहा था, वॉज ट्रीटेड एज ए कंट्रोल्ड कमोडिटी बिकॉज ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी। तो इसको क्या किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा था क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी क्या थी, कम थी। अर्ली स्टेज में क्या था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इन द कंट्री फोकस्ड ऑन कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय रेगुलेटिंग द डिमांड ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज for which the statutory powers were provided by Foreign Exchange Regulation Act FERA।
बेसिकली क्या है कि पहले क्या हो रहा था कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट था ये बहुत ही कमांड था, ये कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, लिमिटेड सप्लाई था फॉरेन एक्सचेंज का, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, जब लिबरलाइजेशन आया तो मेजर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए 1991 में, एंड डेवलपमेंट्स इन द एक्सटर्नल सेक्टर्स एंड सच एज जो भी सब्सटैंशियल इंक्रीज हुआ इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ग्रोथ इन फॉरेन ट्रेड, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन इंडियन स्टॉक मार्केट, and the Foreign Exchange Management Act FEMA was enacted to 1999 to replace FERA 1973। तो यहाँ क्या बात हो रही कि पहले जो था ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड था, कमांड था, देन बाद में क्या होता है कि फेरा एक्ट को फेमा एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, फेमा एक्ट को इनेक्ट किया जाता है और रिप्लेस कर दिया जाता है फेरा एक्ट को, जो कि आती है इफेक्ट में जून 2000 से। क्यों? सो नाउ आरबीआई अब क्या कर सकती है, ओवरसी कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया में, सुपरवाइज कर सकती है और रेगुलेट कर सकती है थ्रू द प्रोविजन ऑफ फेमा एक्ट 1990, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, लिबरलाइजेशन के बाद 1991 के बाद ये डेवलपमेंट जो है एक्सटर्नल सेक्टर में बढ़ गया, सब्सटेंशियल इंक्रीज हो गया, फॉरेन रिजर्व में हमें देखने मिल रहा है कि ग्रोथ हो रहा है, देन ग्रोथ इन फॉरेन ट्रेड, अब फॉरेन ट्रेड भी बढ़ रहा है, ठीक है, लिबरलाइजेशन शुरू हो रहा है इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में, और ये सारी चीज़ें अब बढ़ रही है। अब पार्टिसिपेशन जो है इन्वेस्टर का हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ बेसिकली बात क्या हुई, पहले टाइट था, कंट्रोल था, धीरे धीरे अब जब लिबरलाइजेशन हुआ तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है अब बढ़ गया, तो अब इसको क्या कर रही है, बाद में एक्ट लाया गया फेमा एक्ट, जो कि फेरा एक्ट को रिप्लेस कर रही है। 1973 का फेरा एक्ट था जिसको कि फेमा एक्ट रिप्लेस कर रही है, एंड देन अब आरबीआई के पास ज़्यादा पावर है, आरबीआई ओवरसी कर रही है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को और सुपरवाइज और रेगुलेट कर रही है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड क्या फंक्शन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट जो है, विच ट्रेड सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, फॉर विच आरबीआई डिराइव्स इट पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट 1934। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में क्या क्या कहा जा रहा है कि ट्रेड सिक्योरिटी जो इशू कर रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई रेगुलेट कर रही है। कौन सी सिक्योरिटी, जो ट्रेड सिक्योरिटी इशू किया जा रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। देन मनी मार्केट, मनी मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट के इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन्ड है, बट अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। विच ट्रेड शॉर्ट टर्म, तो मनी मार्केट के बारे में हम क्या जानते हैं, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, एंड मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर के लिए क्या किया जाता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड होते हैं यहाँ पे, एंड हाईली लिक्विड डेब्ट सिक्योरिटीज होते हैं। तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए तो हाईली लिक्विड है ना, कि कम टाइम में इसको निकाला जा सकता है, और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई रेगुलेट कर रही है, और आरबीआई को पावर आरबीआई एक्ट 1934 से मिल रहा है।